डायरेक्ट यूपीएससी यही शब्द दे देगा। मध्यकालीन भारत के इतिहास में बरीद शब्द का अर्थ है। अलाई दरवाजा के ऊपर जो गुंबद बना है ये भारत का प्रथम गुंबद है और ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्ताना 1236 से 1240 4 वर्षों तक शासन किया। स्वागत है आप सभी का एग्जाम 30 के प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम रहबर नवाज है और आज के इस वीडियो में मध्यकालीन भारत के इतिहास पे हम चर्चा करेंगे। वह मध्यकालीन इतिहास जिसमें कोई मॉन्यूमेंट्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है तो कोई साम्राज्य विस्तार पे, कोई अलग सैयद बंधु बन रहा है तो कोई अलग बलबन बन के सजदा और पैबोस करवा रहा है, कोई अपनी बेटी पे विश्वास करके उसे साम्राज्य सौंप रहा है तो कोई बेटा गलत तरीके से शासन कर रहा है, कोई ऐसा शासक है जो अपने आप को ये बताने का प्रयास कर रहा है कि वो सबसे ज़्यादा शिक्षित और सबसे ज़्यादा कुशल है, लेकिन उसी का इतिहास लिखने वाला उस ज़माने का इतिहासकार ज़ियाउद्दीन बर्नी लिखता है कि जनता को उससे और उसको जनता से छुटकारा मिल गया। वो मध्यकालीन भारत का इतिहास जो वर्तमान में भी जो राजनीतिक परिस्थितियां बनी होती हैं, जिसमें हम राजनीतिक विभेद के साथ साथ वैचारिक विभेदों को बढ़ावा देते हैं, और जब मुसलमानों की बात आती है तो मध्यकालीन भारत की चर्चा करके मुसलमान इतराते हैं, और जब हिंदुत्व की बात आती है, सनातन की बात आती है, तो प्राचीन भारत का इतिहास लोग बात करके उस पे इतराने लगते हैं। लेकिन यकीन मानिए भारत का इतिहास अपने आप में अद्वितीय है, क्योंकि एक ही काल में, एक ही समय अवस्था में एक राजा या फिर एक शासक अपने आप को किसी धर्म और उसके अलग अलग एस्पेक्ट से खुद को जोड़ रहा है, तो वहीं अन्य मतावलंबियों को भी संरक्षण दे रहा है। जहां शिवाजी को हिंदू शासक बताया जाता है, सर्वश्रेष्ठ शासक बताया जाता है, उसी हिंदू शासक शिवाजी मराठों और मराठा उत्कर्ष में महान योगदान देने वाले शिवाजी के कई सारे मंत्री मुस्लिम, वही सिखों के महाराजा रणजीत सिंह, उनके कई सारे सेनापति मुसलमान थे। एक तरफ झांसी की रानी जो 1857 की क्रांति में लड़ रही हैं, उनके खुद सेनापति खान बाबा हैं। एक तरफ अशोक धम्म की नीति दे रहे हैं, सभी प्रकार के धर्मों को संरक्षण भी प्रोवाइड कर रहे हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ अन्य शासकों को देखें, चाहे वो प्राचीन भारत के हो या मध्यकालीन भारत के, इन सभी के काल में जो भी सामाजिक आर्थिक परिस्थिति रही उसके अनुसार उन लोगों ने कार्य किया है, जिसमें कुछ शासक काफी बर्बर हो गए, जिन्होंने काफी विनाश किया, जिसमें औरंगजेब का नाम आता है, जिस भारत की सांस्कृतिक विरासतों को ठेस पहुंचाया। उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक के जमाने में बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा जैसे विश्वविद्यालय को जला करके राख कर दिया। कहा जाता है कि 6 महीने तक उसकी ज्वाला जलती रही थी। तो प्राचीन भारत का इतिहास हो या मध्यकालीन भारत का इतिहास या फिर आधुनिक भारत का इतिहास, अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी के नजरिए से पढ़िएगा तो आपको मालूम होगा कि आपको जिस क्षेत्र में जाना है, सिविल सेवा में जाना है, एसएससी में जाना है, सीजीएल में जाना है, जहां भी आप नौकरी चाहते हो, वहां एक पुरातन सभ्यता, मध्यकालीन सभ्यता का एक शासक क्या गलतियां कर रहा है और क्या बेहतर कार्य कर रहा है, उससे आप अपने वर्तमान को सही कर सकते हैं। क्या कारण है कि मध्यकालीन इतिहास में दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर के इब्राहिम लोदी तक सारे शासक एक के बाद एक, गुलाम वंश आया चला गया, खिलजी वंश आया चला गया, तुगलक वंश आए चले गए, खिज्र आए, सैयद वंश चले गए, लोदी आए चले गए, लेकिन सर्वाधिक समय तक मुगलिया वंश ही क्यों स्थापित हुआ? दिल्ली सल्तनत क्यों नहीं स्थापित हुआ? और मुगलिया वंश में भी बाबर आए, समाप्त। बाबर आया, खाना खाया, पानी पिया, चांद देखा, घर गया, मर गया। हुमायूं लड़ते ही रह गए, गिरते पड़ते आए थे, गिरते पड़ते समाप्त। क्या कारण है कि अकबर की नीति और अकबर को सर्वाधिक सफलता मिली? क्या कारण है कि समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहा जा रहा है? क्या कारण है कि प्राचीन भारत के इतिहास में बहुत से राजा हुए, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक का नाम सर्वाधिक आ रहा है?
क्या कारण है कि गुप्त वंश में सैकड़ों बादशाह हुए हैं, लेकिन समुद्रगुप्त का नाम सर्वप्रथम आता है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का नाम सर्वप्रथम आता है। क्या कारण है वर्धन वंश में कई शासक हुए लेकिन हर्षवर्धन का नाम ज्यादा चर्चा में रहता है? क्योंकि उस काल के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिस्थिति में इन शासकों ने कुछ अद्वितीय कार्य किए। कामयाब वही होता है जो सबको साथ लेकर के चले। बादशाह का कोई धर्म नहीं होता, उसकी स्वैच्छिक धर्म हो सकता है, उसकी इच्छा पे धर्म हो सकता है, लेकिन अगर वो अपने धर्म और अपने मत को पूरी प्रजा पे थोपने लगे तो बहुत दिन तक उसका शासन नहीं टिकता है। यही बात समझ ली थी अशोक ने, यही बात समझ ली थी हर्षवर्धन ने, यही बात समझ ली थी अकबर ने। तो आइए आज मध्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण तथ्यों पे हम ध्यान देते हैं। मध्यकालीन भारत के प्रमुख तथ्य, दिल्ली सल्तनत इन 1 वीडियोस। और इसमें सबसे पहले हम सीक्वेंस देखेंगे। सीक्वेंसिंग में आप देखिए ये अलग अलग प्रकार के सिक्के चला रहे हैं, जिसको दाम दिनार कहा जा रहा है। सांकेतिक मुद्राएं चलाई जा रही हैं, सोने की मुद्राएं चलाई जा रही हैं, चाहे वो कुतुबुद्दीन ऐबक हो, इल्तुतमिश हो। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जा रहा है, लाखों का दान देने वाला। वहीं इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जा रहा है। इल्तुतमिश पहला ऐसा शासक हो रहा है जो रजिया सुल्ताना को, एक महिला को शासक बना रहा है, जबकि उसका भाई रुकनुद्दीन फिरोज भी शासक बनने के लिए तैयार है। फिर वहीं पे आप देखिए कि आखिर ये दिल्ली सल्तनत कहाँ तक फैला, कहाँ तक इनका शासन हो पाया था। उसमें इल्तुतमिश का मकबरा देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाए गए स्ट्रक्चर देखने हैं आपको, अलाउद्दीन खिलजी का कार्य देखना है। ठीक है, तो ये आखिर दिल्ली सल्तनत शुरू कहाँ से होता है? तो दिल्ली सल्तनत शुरू होता है गुलाम वंश से, स्लेव डायनेस्टी से। जो टर्कीज थे, मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और मोहम्मद गौरी जो क्षेत्र विजित कर गया था उस पे कुतुबुद्दीन ऐबक को शासन करने के लिए छोड़ गया। तो यहीं से, चूंकि ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इसलिए इस वंश का नाम इतिहासकारों ने गुलाम वंश रखा है। तो स्लेव डायनेस्टी शुरू होता है कुतुबुद्दीन ऐबक से, जो 1206 से लेके 1210 तक शासन किया। फिर उसके बाद इल्तुतमिश, फिर रजिया, फिर गयासुद्दीन बलबन, फिर उसके बाद कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं रह जाता है। फिर उसके बाद खिलजी वंश आता है। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक, इसमें जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी की बात होती है। ठीक है, फिर उसके बाद है तुगलक वंश। इसमें 3 प्रमुख शासक के कार्यों को हमें ज्यादा पढ़ना है। एक है गयासुद्दीन तुगलक, दूसरा है मोहम्मद बिन तुगलक, और तीसरा है फिरोज शाह तुगलक। फिर सैयद वंश में खिज्र खान ने इसकी स्थापना की। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 1414 से 1451 के बीच में रहा। फिर लोधी डायनेस्टी, जो दिल्ली डायनेस्टी की अंतिम डायनेस्टी है, लोधी वंश, इसमें बहलोल लोधी ने इसकी स्थापना की है। फिर उसके बाद सिकंदर लोधी, फिर इब्राहिम लोधी, और फिर 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर से, और दिल्ली सल्तनत समाप्त। ठीक है, अब देखिए ये है आपका गुलाम वंश। जब गुलाम वंश था, उत्तर पश्चिम भारत से भारत पर आक्रमण हुए, खैबर दर्रा होते हुए, तब जो मोहम्मद गौरी क्षेत्र विजित कर गया था और गुलाम वंश ने जो और क्षेत्र बढ़ाए, उसमें ये पूरा क्षेत्र जो आपको दिख रहा है कलर्ड वे में, ये गुलाम वंश के द्वारा शासित क्षेत्र था। इस क्षेत्र में थोड़ी और वृद्धि हुई, जिसमें गुजरात भी आ गया, राजस्थान भी आ गया, मुल्तान भी आ गया, सिंध भी आ गया, अफगानिस्तान का क्षेत्र भी आ गया, और इधर वो क्षेत्र वापस से बना रहा। ये मध्य भारत का भी कुछ हिस्सा आ रहा है, और इधर पूरा बंगाल। लेकिन वही चीज जब तुगलक में आती है तो तुगलक में ये एरिया भी बचा रहा, साथ ही साथ तुगलक साउथ में भी पहुंच गए और यहां बंगाल में भी पहुंच गए। लेकिन जब यही डायनेस्टी लोधी वंश में कन्वर्ट होती है तो लोधी वंश में सिमट जाते हैं। क्या कारण है कि ये प्रक्रिया यहां से ऊपर उठ रही है, फिर ये और ऊपर उठ रही है, और फिर यहां से डिक्लाइन हो जा रही है? क्षेत्र विस्तार गुलाम वंश से लेकर तुगलक वंश तक अपलिफ्टमेंट पे है और फिर डाउनफॉल पे है।
इसके कई कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि यहां से लेकर के यहां तक जो अपलिफ्टमेंट हुआ है तुगलक वंश तक, यहां पे एक तो जिज्ञासु सम्राट हैं जो जिज्ञासा रख रहे हैं अलग अलग क्षेत्र के बारे में। आप भी अपने फील्ड में, अपने विषय में अगर जिज्ञासा उत्पन्न करेंगे तो आज 5 चैप्टर तैयार हुआ है, कल 10 चैप्टर तैयार करेंगे। लेकिन जैसे ही आपकी जिज्ञासा समाप्त हुई तो दूसरे सब्जेक्ट में तो आप पतन करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ जो आपका तैयार था उसमें भी आपका डाउनफॉल हो जाएगा। तो पहला कारण है जिज्ञासा। दूसरा कारण है बेहतर शासकों का उपलब्ध होना। यहां कुतुबुद्दीन ऐबक है, इल्तुतमिश है, रजिया सुल्ताना जैसी शासका है, बलबन जैसा सजदा और पैबोस, लौह और रक्त की नीति अपनाने वाला शासक है। तो बताइए, यहां तक तो साम्राज्य आगे बढ़ा, फिर उसके बाद जैसे ही खिलजी वंश स्टार्ट होगा तो यहां जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, यहां अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्य का अलग अलग विस्तार कर रहे हैं, धन इकट्ठा कर रहे हैं, तो साम्राज्य का विस्तार होना ही है। फिर तुगलक वंश में आ जाइए, तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक हो नहरों का निर्माण कर रहा है, नहरों का बादशाह कहा जा रहा है। फिर गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक, अलग अलग साम्राज्य विस्तार की बात, खुरासान कराचिल विद्रोह, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, यह अलग बात है। यह बहुत ही शिक्षित शासक था, लेकिन ये योजनाबद्ध तरीके से काम नहीं करता, कुछ भी सोचता और तुरंत इंप्लीमेंटेशन। कल सुबह बंद करना है, साग सब्जी बंद करना, बंद कर दो, बंद हो गया। पता नहीं उसकी उपलब्धता कितनी है, नहीं है, आयात से निर्यात से उपलब्धता हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। कारण है इसका, ये शिक्षित भी था और मूर्ख भी कहलाता था, क्योंकि अपनी शिक्षा का योजनाबद्ध तरीके से इसने इंप्लीमेंटेशन नहीं किया। इसलिए जियाउद्दीन बर्नी ने कहा इसके मृत्यु के बाद कि जनता को इससे और इसको जनता से छुटकारा मिल गया। उसके बाद पैदा हुआ फिरोज शाह तुगलक, थोड़ा कठोर शासक, लेकिन इंप्लीमेंटेशन वाला, दारुल शिफा बना रहा है, जनता के लिए अस्पताल बना रहा है, दीवाने बंदगान बना रहा है, दीवाने इस्तियाक तरह तरह के निर्माण हो रहे हैं, दीवाने अर्ज का निर्माण किया बलबन ने। साम्राज्य विस्तार जिन चीजों पे टिकी होती है वो 2 चीजें हैं, पहला बेहतर शासक और दूसरा कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। अगर शासक अच्छा होगा तो युद्ध नीति अच्छी जानेगा, अगर युद्ध नीति अच्छी जानेगा तो वो लोगों को अपने में मिला करके रखेगा, और अगर जो नहीं मिलना चाहेगा उस पे युद्ध लड़के वो क्षेत्र कब्जा कर लेगा और वहां से भी साम्राज्य इकट्ठा करेगा, राजस्व इकट्ठा करेगा। तो यहां साम्राज्य का विस्तार हुआ। आप जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के अभियान पे भेजा था, दक्षिण भारत के अभियान पे भेजा था इनको, किनको? इतिहास में उसका नाम बहुत खतरनाक व्यक्तित्व के बारे में होता है। हाल ही में पिक्चर आई थी पद्मावत, पद्मावत में एक सीन दर्शाया गया है जहां एक क्षेत्र को जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी कड़ा में रुक जाता है, इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र। वहां जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो खिलजी वंश का संस्थापक है पहुंचता है और वो कहता है कि तुम यहां क्यों आकर के रुके, युद्ध जीतने के बाद तुम किलोखरी क्यों नहीं आए, जो राजधानी थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में, खिलजी डायनेस्टी की, वहां क्यों नहीं आए? तो उसने कहा मुझे यहाँ रुकने का थोड़ा समय मिला, इसलिए मन था मेरा यहाँ रुकने का, रुक गया। फिर वो एक हीरा पहना होता है, वो कहा ये क्या है? तो कहा ये उपहार मैंने युद्ध जीतने के बाद स्वयं को दिया है। वो उसको छीन लेता है। ये बात यहीं पे बुरी लग जाती है अलाउद्दीन खिलजी को। आप एक सिपाही को सब कुछ दीजिए, लेकिन अगर उसकी इच्छा के विपरीत अगर आपने जबरदस्ती करने का प्रयास किया तो इतिहास गवाह है इन्हीं सिपाहियों में से उठ करके कोई एक आदमी राजा बन जाता है। पुष्यमित्र शुंग कौन है? घनानंद निकाल के भगाया था ना, चाणक्य बना वो आदमी और चंद्रगुप्त मौर्य को खड़ा कर दिया। इतिहास गवाह है इसका। एक के बाद एक कोई सेनापति ही बन जा रहा है शासक। तो उसके बाद जैसे ही वो छीन लेता है उसके हीरे को, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कहता है कि अलाउद्दीन मैं भी तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर के आया हूं। तो कहा क्या? तो कहा मैं तुम्हारे लिए एक गुलाम लेकर के आया हूं। मलिक कफूर पर्दे में ढका रहता है पूरा, कहता है ये कुछ भी कर सकता है क्या मेरे लिए? कहा हाँ कुछ भी कर सकता है। तो कहता है इन दोनों वजीरों को खत्म कर दो। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हंसने लगता है, अरे भाई दोनों मेरे बेटे वजीर हैं, ये कैसे इनको मार सकता है? ये दोनों पीछे मुड़ते हैं, तब तक मलिक कफूर चाकू निकालता है, दोनों को समाप्त। बहुत खतरनाक आदमी था, पूरा दक्षिण भारत का अभियान किया और खिलजी डायनेस्टी में ही ये दक्षिण भारत का क्षेत्र और बड़ा हो गया दिल्ली डायनेस्टी में।
ठीक है। और फिर लोदी वंश में कमजोर शासकों की वजह से वापस से ये बहुत सिमट करके रह गया, ठीक है। ये दिल्ली सल्तनत के द्वारा निर्मित कुछ वास्तुकला के उदाहरण हैं। इसमें अलाई दरवाजा, ये भारत का सर्वप्रथम गुंबद है। अलाई दरवाजा के ऊपर जो गुंबद बना है ये भारत का प्रथम गुंबद है और ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। वहीं कुतुब मीनार, इसमें 3 शासकों का रोल है कुतुब मीनार बनवाने में। पहला कुतुबुद्दीन ऐबक ने, उस वक्त सूफी संत थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनकी याद में कुतुब मीनार बनवाना प्रारंभ किया और उसके बाद इसकी ऊपरी मंजिल बनवाने से रह गया, उसकी मृत्यु हो गई। तो फिर इल्तुतमिश जो उसका गुलाम था वो ऊपरी मंजिल ये वाला हिस्सा बनवाया उसका। और फिर इल्तुतमिश के बाद जब ये हिस्सा पूरा बना ऊपर का, तीसरा और चौथा, तो फिरोज शाह तुगलक के जमाने में भूकंप आया और ये वाले हिस्से ऊपर के टूट गए। और फिर उसने क्या किया कि यहाँ तो लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग था, लेकिन वापस से जब फिरोज शाह तुगलक ने अगला जो टूट गया था, शिखर जो टूट गया था, उसमें संगमरमर के पत्थर लगवाए। इसलिए यूपीएससी ने डायरेक्ट एक प्रश्न पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स में संगमरमर का प्रयोग हुआ है। कई लोग बता ही नहीं पाए थे। दिल्ली के लाल किला भी था ऑप्शन में, कुतुब मीनार भी था ऑप्शन में। लाल किला तो लाल नाम आया भाई, उसमें कैसे हो सकता है सफेद संगमरमर पत्थर। तो जब बारीक बिटवीन द लाइन चीजों को आप नहीं समझेंगे तो ऐसे ही गलती करेंगे। जब आप कुतुब मीनार के साथ साथ दिल्ली का लाल किला देखेंगे तो जब प्रधानमंत्री को आपने बोलते हुए देखा होगा तो पीछे आपने छोटे छोटे ऐसे गेट देखे होंगे, छोटे छोटे ऐसे गेट होंगे और इस पे छोटे छोटे गुंबद बने होंगे। ये छोटे छोटे ऐसे गुंबद बने होंगे, ये गुंबद में ही छोटे छोटे संगमरमर लगा हुआ है दिल्ली के लाल किले में। और कुतुब मीनार में भी संगमरमर है। ये इल्तुतमिश का मकबरा है, ये बलबन का मकबरा है जो अब अवशेष अवस्था में है। ये भी एक शासक का ही मकबरा है, शायद लोदी वंश का है, ये लोदी गार्डन का है। ये आपका 2.5 दिन का झोपड़ा है, 2.5 दिन का झोपड़ा है, अजमेर में अवस्थित है। ख्वाजा मैनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के जस्ट ऊपर पर्वत पे 2.5 दिन का झोपड़ा है। मैं यहाँ गया हूँ, ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया है। ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया है। और मैं आप इतिहास का एक और पोर्शन पढ़िएगा जिसमें अशोक के कई सारे पिलर्स को, सम्राट अशोक के कई सारे पिलर्स को एक जगह से उठा करके दूसरी जगह स्थापित किया गया है। वहीं टोपरा और मेरठ में जो अभिलेख थे, जो स्तंभ लेख थे, उसको फिरोज शाह तुगलक ने उठवा करके मेहरौली यानी यही कुतुब मीनार के परिसर में गड़वाया था। तो कुतुब मीनार के ही परिसर में अलाई दरवाजा है, कुतुब मीनार है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा गड़वाया गया यह पिलर देखिए बीच में मेहरौली स्तंभ, ये सम्राट अशोक का पिलर है जिसको यहां लाके फिरोज शाह तुगलक ने गड़वाया था। ठीक है, चलिए अब यहां से स्टार्ट करते हैं। गुलाम वंश जो 1206 से 1290 के बीच में शासन किया, मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इसलिए इस वंश का प्रारंभ जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया तो ये वंश गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी कहलाया। संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी राजधानी लाहौर को बनाया और ये दानवीरता के कारण यानी बहुत ज्यादा दान देता था, इसे लाख बख्श कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक का दूसरा नाम क्या था? लाख बख्श। और इसी ने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार की नींव डाली थी, कंप्लीट नहीं कराया था, कंप्लीट कराया इल्तुतमिश ने। फिर उसमें भूकंप आने के बाद जब टूट गया ऊपर की शिखाएं तो संगमरमर की शिखाएं इसमें जोड़ दी गई, किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। अजमेर में इसने 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण करवाया था और इसने दिल्ली में मेहरौली में ही कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मध्यकालीन दौर में सबसे पहले राजस्व प्रथा को चालू किया, रेवेन्यू सिस्टम को चालू करने वाला शासक पहला कौन है मध्यकाल में? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद इस वंश में शमसुद्दीन इल्तुतमिश, ऐसा शासक जो काफी बेहतर प्रशासन चलाता है,
ऐसा शासक जो अपने बेटी की गलती पर कोड़ा पड़ने पे जब उसका बेटा बेहोश हो जाता है तो उस वक्त का शासक अपने बेटे की गलती पे कोड़े की जितनी सजा होती है उसकी आधी ही सजा उसके बेटे को मिलती है और वो बेहोश हो जाता है, मृत्युशैया की तरफ बढ़ने लगता है। तो बाकी बचे हुए कोड़े सुल्तान अपना सिंहासन छोड़ के स्वयं जाता है और कोड़े खाता है। वो इल्तुतमिश है, वो इल्तुतमिश जिसने प्रथम बार प्राचीन भारत में रुद्रमा देवी, प्राचीन भारत में अपाला, लोपामुद्रा, घोषा जैसी विदुषी महिलाओं के बाद मध्यकालीन भारत का ऐसा पुरुष जिसने महिला पे विश्वास किया कि वो शासन चला सकती है, वो इल्तुतमिश है जिसकी बेटी रजिया सुल्ताना आगे सुल्तान बनेंगे। तो इल्तुतमिश अगला शासक बनता है, 1211 से 1236 ईस्वी तक रहता है। वही इल्तुतमिश जिसने तुर्के चहलगामी और एकता प्रणाली, भूमि दान से संबंधित प्रथा को लागू किया। ये वही इल्तुतमिश है जिसने 40 तुर्क सरदारों का एक दल एकत्रित किया जो राजस्व और राज्य प्रशासन को चलाने में राजा को सलाह दे सकते थे। लेकिन इसे मालूम नहीं था कि ये जो बीज बो रहा है ये आम के फल नहीं देंगे, बबूल के कांटे देंगे। ये वही तुर्क के चहलगामी थे जिनको भविष्य में बलबन कुचल देता है, क्योंकि उसे मालूम था कि अगर सत्ता पे अकेले राज करना है, अपना निर्णय स्वयं लेना है, तो तुर्क के चहलगामी को समाप्त करो। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य इसी ने पूरा करवाया था। इसके पश्चात इसका बेटा रुकनुद्दीन फिरोज शासक बना अल्पकाल के लिए। और जैसे ही ये शासक बना तो एक तो ये वैभाचारी था, महिलाओं पे अत्याचार करता था, दुराचार करता था। इसकी बहन रजिया सुल्ताना दरबार में आकर के खड़ी हो गई और कही कि बताइए मेरे पिता ने मुझ पे विश्वास किया था कि नहीं किया था, बताइए उसमें बेहतर शासक दिखता है या मुझ में दिखता है। आपने मेरा पिताजी के साथ किया गया कार्य देखा था, क्या आपको नहीं लगता कि मैं बेहतर शासिका हो सकती हूं? क्या आवश्यक है कि सिर्फ पुरुष ही शासक बनेगा? तब तुर्क के चहलगामी ने रजिया सुल्ताना पे विश्वास किया और रुकनुद्दीन फिरोज को हटा करके रजिया को सुल्तान बनाया। और वही रजिया सुल्ताना जिसने इन्हीं तुर्क के चहलगामी के सदस्यों को भांप लिया कि ये शासन प्रशासन में दिन प्रतिदिन हस्तक्षेप करने वाले हैं, तो ये एक ऐसी नीति लेकर के आना चाहती थी जिसमें तुर्क के चहलगामी को भी समाप्त किया जाए, इनको गिरफ्तार किया जाए और अलग शासन प्रशासन की व्यवस्था चलाई जाए। ये बात कैसे पता चल गई तुर्क के चहलगामी के सदस्यों को, और इससे पहले कि इसका इम्प्लीमेंटेशन रजिया जैसी सुल्ताना कर पाती, उसको कैद करा दिया गया और फिर कैथल के आसपास उसकी हत्या करा दी जाती है। अल्तुनिया के साथ उसका विवाह हुआ था। इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्ताना 1236 से 1240 4 वर्षों तक शासन किया। रुकनुद्दीन को हटा करके दिल्ली सल्तनत में रजिया सुल्ताना पहली महिला मुस्लिम शासिका बनी थी जिन्होंने पर्दा प्रथा को नहीं अपनाया था, अर्थात पर्दा न करना। वे खुले मुंह दरबार में प्रजा के सामने जाती थी, जिसके कारण सल्तनत में विरोध उत्पन्न हो गया और इसके किए गए कार्यों से तुर्क के चहलगामी के सदस्य नाराज हो गए। रजिया सुल्ताना के बाद दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश का और एक पुत्र बहराम शाह सुल्तान बना 2 साल के लिए, 1240 से 1242 बहराम शाह। और बहराम शाह के बाद नसीरुद्दीन महमूद 1244 से 66 तक दरवेशी राजा के रूप में बहुत पवित्र और महान था। कहा जाता है कि टोपी सी करके कौन सा दिल्ली का सुल्तान जीवित रहता था, तो नासिरुद्दीन महमूद। और जब कहते हैं ना भारत के परिवेश में, सांस्कृतिक सामाजिक परिवेश में घर जमाई बनने को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। अगर कोई नवासे वाला रिश्ता मिल रहा हो या फिर कोई ऐसा रिश्ता मिल रहा हो जिसमें सिर्फ लड़की हो और आपको घर जमाई बनाया जा रहा हो, तो उसको भारतीय समाज बहुत पसंद नहीं करता है। इसका कुछ ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य भी है। बलबन एक छोटा सा सिपाही था, लेकिन धीरे धीरे वो मंत्री पद पे सर्वोच्च पद तक पहुंच जाता है और वो सर्वोच्च पद प्राप्त करता है नासिरुद्दीन महमूद के काल में। और नासिरुद्दीन महमूद को लपेटे में लेकर के बेटी से विवाह करा देता है अपने। अभी आगे लपेटे में बलबन हुए ससुर और उनकी बेटी इनकी अहलिया पत्नी। अब करें तो क्या करें,
बलबन ने धीरे धीरे षड्यंत्र रचा, इनका टेटुआ दबोचा और फिर उसके बाद नासिरुद्दीन महमूद टोपी ही सिलते रह गए और अगला शासक बना कौन? गयासुद्दीन बलबन। वह बलबन जो नाटे कद का था, वह बलबन जो सांवले कलर का था, नाट खाट छोट गर्दनिया जिससे कांपे सारी दुनिया, एक पुरानी कहावत है। लेकिन इस नाटे कद वालों ने, चाहे वो मध्यकालीन इतिहास रहा हो या आधुनिक भारत का इतिहास रहा हो, इतिहास रच के दिखाया है। बलबन लौह और रक्त की नीति चलाने वाला शासक, बलबन जिसने सर्वाधिक विस्तार किए हैं गुलाम वंश में, बलबन ऐसा शासक जो जब दरबार में आता था तो चारों तरफ सेना और मंत्री खड़े होते थे और चारों तरफ इल्लल्लाह इल्लल्लाह नारा लगता था और भाले को जमीन पे ऐसे बजाया जाता था। सजदा और पैबोस की प्रथा, यानी खुदा के बाद सुल्तान ही सब कुछ है, सुल्तान से ही साम्राज्य चलेगा। ये गयासुद्दीन बलबन नाटे कद का आदमी करके दिखाया कि साम्राज्य पे कैसे स्थापत्य किया जाता है। वहीं आधुनिक भारत में नाटे कद का प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री, और उस वक्त के पाकिस्तानी जनरल जियाउल हक को जवाब दिया था जब जियाउल हक ने कहा था कि वो बौने कद का आदमी मुझसे क्या बात करेगा, तो लाल बहादुर शास्त्री ने अपने बौनेपन को इतना ऊंचा बताया, कहा कि ये जरूर सच्चाई है कि मैं छोटे कद का आदमी हूं, लेकिन मुझे गर्व है कि मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं और जब ताशकंद में उनसे मेरी बात होगी तो वो सर झुका के बात करेंगे, मैं सर उठा के बात करूंगा। तो गयासुद्दीन बलबन अगला शासक बनता है। ये 1266 से लेकर के 1287 तक, इतने लंबे वर्ष तक शासन कर रहा है। बाकी लोग तो तुरंत तुरंत चले गए, गयासुद्दीन बलबन 1266 यानी 4 वर्ष यहाँ और आगे आपका फिर लगभग जो है 17 वर्ष, 17 और 4 21 वर्षों तक लगभग ये शासक किया है। ठीक है, ये दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर चढ़ा। बलबन एक महान शासक के रूप में उन्होंने हिंदुओं को उच्च पद पर नियुक्त किया। अब बताइए, यहां हिंदू उच्च पद पे नियुक्त हो रहे हैं। अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि बड़ा गजब का सल्तनत है, राजनीति कुछ और बताती है। कहती है शिवाजी हिंदुत्व के महान शासक, हिंदुत्व का आखिरी शासक बिल्कुल थे। महान मराठा साम्राज्य को स्थापित करने में और पूरे दक्षिण भारत को एकत्रित करने में मुगलों को धूल चटा देने वाला कोई व्यक्ति था तो शिवाजी था। लेकिन उनके साम्राज्य में सारे मंत्री और सिपाहियों में से जो सर्वोच्च पद पे रहने वाले थे वो मुसलमान थे। ये इतिहास है। लेकिन राजनीति को, इतिहास के सिर्फ उस पन्ने से मतलब होता है जिसमें समाज को बांटा जा सके, समाज को जिससे जोड़ा जा सके, उस पन्ने से राजनीति को मतलब नहीं होता। इल्तुतमिश द्वारा चलाया गया तुर्के चहलगामी 40 सरदारों का दल इसने समाप्त कर दिया। एकता प्रणाली को भी बलबन ने अपने शासनकाल में खारिज कर दिया। ये एकता प्रणाली थी। एकता प्रणाली यानी एकता व्यवस्था दी जाती थी, सिपाहियों को जमीन दिया जाता था, वहां से राजस्व वसूलिए और आपके अंदर जितने सिपाही हैं उनका पालन पोषण भी करिए और अपनी आमदनी भी लीजिए। यही एकता प्रणाली थी जिसको बलबन ने समाप्त किया। इसके बाद गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमुर्स था। इसने लगभग 1290 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, 3 वर्षों तक शासन किया। यह है गयासुद्दीन बलबन, यह है रजिया सुल्ताना। अब आ जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी साहब। यहाँ देखिए, हाल ही में आई पद्मावत मूवी, उसमें अलाउद्दीन खिलजी का रोल किया था रणवीर सिंह ने। गजब का एक्टर है भाई, जिस रोल में घुसता है पूरी तरह से घुस जाता है। वो रंग लगाना, वो टेटुआ दबा देना पंडित का, गजब विधा है इनके एक्टिंग की। चलिए पढ़ते हैं खिलजी डायनेस्टी 1290 से लेकर के 1320 तक। इस खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और इसी का दामाद एक तरफ दामाद को हटा करके ससुर शासक बन रहा है और वहीं अगले ही शासन में दामाद ससुर की हत्या करके शासक बन जा रहा है। और यही हाल हर्यंक वंश में आपको देखने मिलेगा। बेटा बाप की हत्या कर रहा है और ये क्रम चलता चला आ रहा है। बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु, अजातशत्रु की हत्या उदयन, और पूरा पितृहंता वंश कहलाता है वो। तो इसने क्या किया, फिरोज खिलजी का सेनापति उसका दामाद अलाउद्दीन खिलजी था। इसी अलाउद्दीन खिलजी ने फिरोज खिलजी की हत्या कर खिलजी वंश का अगला शासक बना। इनकी राजधानी किलोखरी थी, हरियाणा और दिल्ली के आसपास। इसने सबसे
जो मूल प्रणाली चलाई वो मूल्य नियंत्रण प्रणाली चलाई और गुप्तचर प्रणाली चलाई। मूल्य नियंत्रण प्रणाली में इसने एक अलग बाजार व्यवस्था प्रारंभ किया, मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए अलग सेना व्यवस्था प्रारंभ की, और साथ ही साथ अगर कोई टैक्स चोरी करे और मूल्य नियंत्रण में हस्तक्षेप करे तो मांस निकलवा लेने की इसकी प्रथा थी। तो मूल्य होता ही नहीं था, इसमें कोई गड़बड़ी। बाजार में घूमने वाले गुप्तचरों को बरीद कहा जाता था। डायरेक्ट यूपीएससी यही शब्द देगा। मध्यकालीन भारत के इतिहास में बरीद शब्द का अर्थ है गुप्तचर विभाग, पुलिस विभाग, आम सेना, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, गुप्तचर जो बाजारों में घूमते थे उनको बरीद कहा जाता था। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत से सबसे ज्यादा टैक्स वसूल किया था। वृत्ताकार अलाई दरवाजा, सीरी का किला, हजार खंबा महल का निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही करवाया था। भारत का प्रथम गुंबद, जो गुंबद किसे कहते हैं, इस वाले स्ट्रक्चर को जो ऊपर बना होता है छतों के, इसको गुंबद कहते हैं। जो लंबाई में होता है ये मीनार कहलाता है, और ये दीवारों के बीच में जो गेट पे ऐसे बना होता है स्ट्रक्चर खिड़की का, इसको मेहराब कहते हैं। जब आर्ट एंड कल्चर आप पढ़ेंगे तो ये सारे स्ट्रक्चर आपको पढ़ाए जाएंगे, और इन्हीं में अगर बीच में कहीं रोशनी के लिए जाला छोड़ दिया जाए तो इसको रोशनदान कहते हैं। ठीक है, जहां से रोशनी आए। अमीर खुसरो और हसन निजामी, अब यहीं से अमीर खुसरो का काल शुरू हो रहा है। अमीर खुसरो जिसने 7 सुल्तानों का काल देखा, अमीर खुसरो जिसको हिंदी उर्दू का जनक कहा जाता है, अमीर खुसरो जिसको सितार और तबले का कहा जाता है कि प्रमुख रूप से इन्हीं के द्वारा इजाद हुआ भारत में तबले का। अमीर खुसरो जो साहित्य का वो व्यक्ति जिसने अपने आप को इतना सिद्ध किया कि वो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया से जाकर के मिला और उनका शिष्य हो गया, और इन दोनों की मज़ार एक ही आसपास है। एक तरफ निजामुद्दीन औलिया लेटे हुए हैं तो उसके जस्ट सामने अमीर खुसरो की दरगाह है। अमीर खुसरो ने इस देश को कव्वाली दी, ठप्पा दी, ठुमरी दी। महान लोक गायिका मालिनी अवस्थी अपने एक प्रोग्राम में कहती हैं कि अवध का रंग तो वहीं से शुरू हो जाता है जहां से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जन्म लिया, अयोध्या, और या फिर जहां कौल और कव्वाली की पैठ अमीर खुसरो ने रखी। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए ख्वाजा अमीर खुसरो का। जो ख्वाजा अमीर खुसरो ना होते तो भारत में गजल ना होती, ठुमरी ना होता, ठप्पा ना होता। ये अमीर खुसरो का योगदान है कि आज भारत साहित्यिक रूप से इतना धनी है। आज लोग ये कहते हैं कि मोहब्बत का कानों में रस घोलते हैं, ये उर्दू ज़बान है जो हम बोलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने इन सभी को संरक्षण प्रदान किया था। इसके बाद खिलजी वंश का अगला शासक मुबारक खां खिलजी बना, और इस वंश का अंतिम शासक खुसरो खान था। मुबारक खिलजी एक ऐसा शासक कहा जाता है, इतिहासकार लिखते हैं कि ये अपने दरबार में नंगे आ जाता था, बिना वस्त्र पहने, और इसको नग्न स्त्री पुरुष की संगत बहुत पसंद थी। बहुत महान शासक हुआ है ये खिलजी वंश का, इसके जैसा कोई दूसरा शासक नहीं है, इसीलिए ये लोग बहुत जल्दी निपट लिए। साम्राज्य का विस्तार और बेहतरीन शासन प्रणाली देने वाला ही शासक सर्वोच्च सत्ता को स्थापित भी करता है और लंबे समय तक रहता है। तो जब ऐसे ऐसे कुकृत्य करने वाले शासक पैदा हो जाएं, मुबारक खां खिलजी जैसे, तो फिर शासन का तो मटियामेट होना ही है। तो खिलजी वंश यहाँ पे समाप्त हो गया। अब आया तुगलक वंश। तुगलक वंश 1320 से 1414 तक चला, और मुझे लगता है कि इसका नेक्स्ट पार्ट हमें ले आना चाहिए। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है और बहुत ज़्यादा आप पे बोझ नहीं डालूंगा, यहाँ तक रहने देता हूँ। नेक्स्ट एपिसोड में हम यहाँ तुगलक वंश से और फिर लोधी वंश देखेंगे, और मुगल एम्पियर और तुगलक दिल्ली डायनास्टी की जितनी उनकी सामाजिक आर्थिक शब्दावलियाँ रही हैं, उनका जो स्ट्रक्चर रहा है, उस पर भी थोड़ी बहुत नज़र हम लोग डालेंगे। तो देखते रहें एग्ज़ाम 30। आप तक ऐसी चीज़ें पहुँचाए जाने का प्रयास किया जा रहा है जिससे ना सिर्फ आपका फैक्ट वाला पोर्शन क्लियर हो, बल्कि एक होल कॉन्सेप्ट बन जाए इस
नई एआई तकनीक के द्वारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा, क्योंकि मेरा पूरा प्रयास होता है माइंड मैप बनाने का। अगर आपके माइंड मैप बन रहे हैं ना, देन आप एग्जाम तक इसको आसानी से डिलीवर करने के लायक बचोगे, क्योंकि विजुअलाइजेशन के साथ पढ़ाई जब होती है तो वो लंबे समय तक टिकती है। आज भी अगर इस वक्त मैं आपसे पूछूं कि 3 इडियट्स के सीन आपको याद हैं, तो कई लोग आप कमेंट करने लग जाएंगे और कई सारे सीन बताएंगे कि मुझे बहुत सारे सीन याद हैं। हमको वीरू सहस्त्रबुद्धे का वो हाथ पकड़ के खींचना आमिर खान का क्लास में ले जाना याद है, उसका अंडा गिराना याद है, उसका पेंसिल देना याद है, उस बच्चे का फांसी लगा के मर जाना याद है। बहुत सारे सीन आपको याद आ जाएंगे। क्यों याद आ रहे हैं आपको? क्योंकि मूवी देखने जाने से पहले उसका ट्रेलर देख करके आपने निश्चित कर लिया था कि मजा करना है, 2-3 घंटा शानदार मूवी आ रही है आमिर खान के। यानी आपने सबकॉन्शियस माइंड को पहले ही संदेश दिया कि मौज करना है, और जब आप पहले ही अपने दिमाग को यह संदेश दे दिए तो पहले ही आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को संदेश दे दिया कि मौज करना है। अब जब मौज करने का संदेश आपने स्वयं पहले दे रखा है, तो मूवी जैसी भी बनी हो आपको मजा आएगा कि नहीं आएगा? और इत्तेफाक से मूवी अच्छी बन गई हो, उसका विजुअलाइजेशन आपके दिमाग में बस गया हो, तो पहले आपने संदेश दिया मूवी देखने से पहले कि मजा आने वाला है। मूवी देखने गए तो ऊपर से मूवी अच्छी मिल गई, विजुअलाइजेशन तगड़ा हो गया। आज सालों बीत गए, 3 इडियट्स याद है, तो आप क्यों कह रहे हैं कि आपको मध्यकालीन इतिहास नहीं याद हो पा रहा है, आपको मॉडर्न हिस्ट्री नहीं याद हो पा रही, आपको पॉलिटी के आर्टिकल्स नहीं याद हो पा रहे हैं? क्योंकि आप अपने दिमाग को पहले ही संदेश दे करके नहीं बैठते हैं कि मैं पढ़ने जा रहा हूं, कुछ नया जानने को मिलेगा, कुछ नए तरीके मिलेंगे। अगर ये संदेश आपने देना शुरू कर दिया तो हर एक सब्जेक्ट धीरे धीरे आसान हो जाएगा और आप हमेशा के लिए उसे आत्मसात भी करेंगे और एग्जाम तक डिलीवर भी करेंगे। तो देखते रहिए हमारे YouTube चैनल को, अन्य अभ्यर्थियों तक भी पहुंचाइए हमारा ये प्रयास। चलिए, जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल।